नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुरू हुई नाम निर्देशन प्रक्रिया। बालाघाट में 78 और वाराणसी में 10 अभ्यर्थी ले गए फॉर्म। कान्हा पार्क आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। लालबराज जनपद पंचायत के एक जनपद सदस्य और पाथरसाई सरपंच निर्विरोध हुए निर्वाचित। सीएम राइज स्कूल के नाम पर बोले गांव में हुआ बड़ा मजाक। 4 कमरों के स्कूल को दे दिया गया सीएम राइज का दर्जा। बालाघाट जनपद पंचायत के 77 पंचायतों में से 700 अधिक पंच हुए निर्विरोध निर्वाचित। वाराणसी के बूढ़ी तालाब की दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ दुर्भर। भीषण गर्मी के दौर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को 2 अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। अज्ञात कारणों के चलते इस दोनों ही जगहों पर आग लगी, पर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आगजनी की पहली घटना नगर पालिका बालाघाट के अधीनस्थ आने वाले रेंगाटोला डंपिंग यार्ड में हुई, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक बार फिर आग लग गई। डंपिंग यार्ड के कचरे में अचानक लगी आग धीरे धीरे फैलती गई, जिसने एक लंबे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। उधर डंपिंग यार्ड परिसर स्थित रेंगाटोला सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने डंपिंग यार्ड से धुआं निकलते देखा और देखते ही देखते धुएं के बीच आग की लपटें उठने लगी, जिसकी सूचना तुरंत ही स्थानीय लोगों ने नगर पालिका फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम को दी। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर पालिका फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उक्त आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरा मामला नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी पटवारी प्रशिक्षण भवन के बाजू में बनी बस्ती का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते शीला नेवारे के मकान में भीषण आग लग गई। जहां आगजनी की इस घटना में घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। बताया गया है कि पहले तो स्थानीय लोगों ने मकान में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। फिर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और नगर पालिका फायर ब्रिगेड को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उक्त आग पर काबू पाया। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18 के प्रत्याशी दिनेश्वरी भगत के पति हीरालाल भगत को क्षेत्र क्रमांक 18 से ही जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मधु शुक्ला के द्वारा चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के लिए फॉर्म भरने को लेकर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। प्रत्याशी मधु शुक्ला पर यह आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत हीरालाल भगत के द्वारा खैलांजी थाने में की गई है, जिसकी जांच खैलांजी थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। शिकायतकर्ता ग्राम गुनई निवासी हीरालाल भगत ने बताया कि उनकी पत्नी दिनेश्वरी भगत के द्वारा जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए क्षेत्र क्रमांक 18 से नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया है। 5 तारीख को रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो नदी किनारे हमारा खेत है, जहाँ पर मेरा गोट फार्म है, वहाँ पर मैं अकेला था, जो गांव से करीब करीब सुनसान जगह पर 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच में मधु शुक्ला, ऋषि शुक्ला, उनका एक ड्राइवर और किन्हीं से कोई पाटिल सरनेम की एक महिला थी, ये 4 लोग आए। उन्होंने मुझे आवाज़ दिया। जैसे मैं उनकी गाड़ी के पास में गया तो मधु शुक्ला ने मुझसे कहा कि आप फार्म डलवा रहे हो क्या। मैंने जो काफ़ी यानी जो प्रभावशाली शब्द से बोल रही थी, मैंने कहा फार्म डलवा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको फार्म नहीं डलवाना है। क्यों नहीं डलवाना है? तो उन्होंने कहा सिर्फ इतना सुनो कि आपको फार्म नहीं डलवाना है। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, यहाँ पर मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसी भी जगह हुई हम चलो कुछ चर्चा करें। फिर उनको बार बार वो एक ही बात बोलते थे कि तुमको फार्म हटवाना है। जब मैंने उसको मना किया तो गुस्से में आकर के उसने कहा कि मैं जाति के ब्राह्मण हूँ, मैं अपने आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। की शिकायत मैंने 8 तारीख को खैरलांजी के थाने में किया। वजह ये थी कि 6 तारीख को हमने पे फॉर्म लगाया, 7 तारीख को स्कूटनी थी, क्योंकि 2 दिन में समय नहीं दे सकता था शिकायत करने के लिए, इसमें 8 तारीख को शिकायत किया।
इस मामले में मोबाइल पर चर्चा करने पर खैलांजी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक देवेंद्र गौतम ने बताया कि मधु शुक्ला के खिलाफ थाना खैलांजी में शिकायत दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18 की प्रत्याशी मधु शुक्ला ने बताया कि हमें पता चला कि पवार समाज का कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो हम उनसे मिलने गए थे, उनसे बातचीत की, उन्होंने बहुत ही सम्मान किया। हमने कोई धमकी नहीं दी है, सामान्य चर्चाएं हुई है। धमकी देने का कोई प्रूफ हो तो बता दे। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। वारासुनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कायदी के वासी 2 दशक से सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं। लंबे समय से ग्राम पंचायत कायदी से लेकर बालाघाट मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला यह रास्ता खस्ता हालत में नजर आ रहा है। बारिश के दिनों में चलना अपने प्राणों को जोखिम में डालने जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि यह मार्ग पूरी तरह फूट जाने के अलावा टुकड़ों में बटा हुआ है। जहां पर बरसात में थोड़ी सी बारिश से होने पर पानी से भर जाता है, तो वहीं खेती के लिए आने जाने वाले नहर का पानी भी इसी रोड से बहकर निकलता है। ऐसे में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। आपको बताया कि मार्ग से आधा दर्जन ग्राम आलेझरी, कायदी, जोड़ापाट, कासपुर व वारा, बनियाटोला सहित अन्य ग्राम के ग्रामीण रोजाना अपने किसी न किसी कार्य से आना जाना करते हैं। यह रोड जो है ग्राम कायदी और कासपुर को जोड़ता है। ग्राम कायदी और कासपुर, हाँ जी। इस बीच में आलेझरी भी ये मार्ग प्रमुख है और इस रोड से लगभग प्रतिदिन कम से कम 100-400 लोग गुजरते हैं। ये रोड किस मतलब ये रोड लगभग 25 वर्ष पहले बना था। 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष तो मान लीजिए आप। ये रोड का निर्माण कितने मीटर करवाना है? ये मुझे तो पक्की इसकी दूरी मालूम नहीं है, फिर भी लगभग आधा किलोमीटर तो फिर भी होगा। ये विगत कई वर्षों से वैसी पड़ी हुई बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी है। क्या मांग है आप लोगों की? यह रोड बनना चाहिए, आने जाने में असुविधा होती है और इस मार्ग को बन जाने से दूसरे जो 2 ग्राम पंचायत है। इस मामले में क्षेत्र क्रमांक 17 से जनपद पद के प्रत्याशी व डोंगरमाली कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत ने पद्मेश 24/7 को बताया कि पंचायत इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर सकती। वर्ष 2021-22 में 15/20 से जनपद पंचायत की निधि से 1 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन निवर्तमान जनपद सदस्य के द्वारा यह राशि का कोई प्रयोग नहीं किया गया। ये कायदी का मुख्य मार्ग है, इसको कायदी की जीवनधारा कह सकते हैं। यहाँ से हर आदमी, यहाँ बच्चा जाता है, अस्पताल जाना है, इसी रोड से सब लोग जाते हैं। क्योंकि ये 5 साल से समस्या बनी हुई है, 5 से 7 साल हो गया। यहाँ से लोग जाना आना बंद रहता है। 1.5 फीट 2 फीट पानी रहता है यहाँ पर। इसके कारण यहाँ पर आवागमन होता है, बीमारी फैलती है, सब कुछ फैलता है। कितने साल से नहीं बनी ये रोड? ये रोड कम से कम 20 साल पहले बनी थी और उसके बाद इसके साथ मेरे गाँव में भी रोड बनी थी। मेरे गाँव की रोड सुरक्षित यहाँ टूट गई है। महोदय, क्या कारण बताया जा रहा है पंचायत के द्वारा? जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता है। लालबरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 11 जून का दिन बहुत अधिक गहमा गहमी वाला रहा, जहां एक ओर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पाथरसाही सरपंच पद निर्विरोध निर्वाचित हो गया, तो वहीं दूसरी ओर अन्य सभी पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के चुनावी समर प्रचार प्रसार की भी शुरुआत हो जाएगी। यह चुनाव गैर राजनीतिक दल के आधार पर हो रहे हैं, इसलिए प्रत्याशियों को स्वतंत्र रूप से चुनाव चिन्ह दिए जा रहे हैं, जिसमें किसी को बरगद, नारियल का पेड़, बाल्टी, हल, झोपड़ी सहित अन्य चुनाव चिन्ह मिले। जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत 66 ग्राम पंचायतें आती है, जिसमें 1285 पंच, 66 सरपंच, 25 जनपद सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया था, जिसमें पंच के लिए 2075, सरपंच के लिए 338 और जनपद सदस्यों के लिए 109 नामांकन पत्र जमा किए थे, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच में 3 पंच व 2 सरपंच का नामांकन निरस्त किया गया था। 10 जून को नाम वापसी की कार्रवाई के दौरान 8 जनपद सदस्य, 96 सरपंच पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस लिए। इसके बाद लालबरा विकासखंड में 704 पंच, 1 सरपंच, ग्राम पंचायत पाथरसाही, 1 जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 19 निर्विरोध चुने गए। इस तरह अब लालबरा जनपद पंचायत के अंतर्गत 76 सरपंच पद के लिए 273, 24 जनपद सदस्य पद के लिए 100 एवं 581 पंच पद के लिए 1246 प्रत्याशी मैदान में और 1,41,304 मतदाता आगामी 8 जून को मतदान कर गांव की सरकार बनाएंगे। विकासखंड लालबरा के अंतर्गत तृतीय चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसके लिए 8 जुलाई को मतदान किया जाएगा। 8 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होने के बाद अब प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 76 पंचायतों में गांव की सरकार बनाने के लिए अब 273 उम्मीदवारों के बीच जंग होगी, यानी पंच, सरपंच व जनपद सदस्यों के 1618 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। देखिए, चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं लगभग
अब उस स्थिति की तरफ पहुँच रही है जहाँ पर हमको मतदान कराना है। कल 10 तारीख को नाम वापसी के पश्चात हम लोगों के द्वारा जनपद सदस्यों के, सरपंचों के, पंचों के चुनाव चिन्ह है उसका सिंबल का अलॉटमेंट हो गया है और लगातार जनपद सदस्यों के चिन्ह तो हम यहीं से बांट रहे हैं। सरपंच और पंच पदों के जो भी प्रत्याशी हैं उनको चिन्ह उनकी ग्राम पंचायतों पर हमारे सचिव द्वारा बांटा जा रहा है। पार्टी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कितने प्रचार वालों ने वापसी के पंचों के सरपंच? देखिए संख्या अभी तो एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, परंतु जनपद सदस्य का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पर 109 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 8 प्रत्याशियों द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया है। एक जो हमारा वार्ड है 19 नंबर वो निर्विरोध हो गया है। तो इस प्रकार कुल 100 प्रत्याशी बचे हैं जो 24 जनपद सदस्यों के वार्डों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। लालवरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पाथरशाही निवासी रूपलाल बिसेन का 90 फीट का मकान का सराव 11 जून को दोपहर 3 बजे तेज आंधी तूफान में धराशायी हो गया। साथ ही इस आंधी तूफान में मकान से कुछ ही दूर पर स्थित आम का पेड़ भी गिर गया है। मकान का सराव धराशायी होने से सराव में रखे ट्रैक्टर, थ्रेसर व अन्य उपकरण के साथ ही 2 बैल भी दब गए थे। दरअसल शनिवार की दोपहर में अचानक मौसम बदलने के साथ ही तेज आंधी तूफान चलने के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद आंधी तूफान कम होने के बाद ग्रामीणजनों की मदद से सराव के अंदर दबे बैलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए मकान के मालिक रूपलाल बिसेन ने बताया कि सराव धराशायी होने को करीब उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। पश्चात पहले जो तूफान आंधी आई उससे हमारे दादाजी रूपलाल बिसेन जी घर की सराव थी, उसमें तूफान की वजह से उसकी सराव के पूरे ऊपर की सीटें पलट गई। इससे लगभग 2 से 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानवर क्षतिग्रस्त हुए हैं, ट्रैक्टर नहीं थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्राकृतिक आपदा है तो बोल नहीं सकते अपन कि वही उससे हुआ है। मतलब जो भी अब शासन से हमको जो लाभ मिलना चाहिए हम उसकी बाकायदा उस प्रयास रहता है कि उसको पूरा का पूरा मुआवजा हमको मिले बगैर। जिले के बिरसा थाने की साले टिकरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचनारी में इसी ग्राम की महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका सुमित्रा कावरे 33 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की गई। इस महिला ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आगे मर्ग जांच की जा रही है। मृतिका सुमित्रा कावरे 33 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की गई है। इस महिला ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जून को सुमित्राबाई अपने घर में थी। पति रेवाराम मजदूरी करने चला गया था और बच्चे अपने चाचा के यहाँ खेलने चले गए थे। 1 बजे करीब जब रेवाराम घर आया, दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज़ देने पर भी दरवाजा नहीं खुलने पर रेवाराम ने अपने पड़ोसियों को बताया, जिसके बाद खिड़की तोड़कर घर के अंदर गए। देखा कि सुमित्राबाई नीचे पड़ी हुई थी, जिसकी गली में रस्सी कसी हुई थी और ऊपर लकड़ी में रस्सा बंधा हुआ था। लालवरा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय महाविद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करवाने के लिए 11 जून को 2 पालियों में मतदान अधिकारी 2 व 3 को मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रथम पाली में अनुपस्थित रहे एक मतदान अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 11 जून को महाविद्यालय में 2 पालियों में मतदान अधिकारी 2 व 3 को 2 कक्ष चुनाव के दौरान कौन कौन से कार्य करना है, मतदान के बाद मतपत्र की गिनती करने सहित अन्य जानकारी दी गई। साथ ही पंचायत चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गणना का आरंभ जो क्रम कैसा होगा हमको पद के अनुसार मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 पालियों में दिया जा रहा है, जिसमें प्रथम पाली में एक मतदान अधिकारी 2 अनुपस्थित रहा। बाकी दोनों पालियों में सभी लोग उपस्थित हैं, अनुपस्थित कोई नहीं है। तो जो अनुपस्थित उन पर क्या कार्रवाई होती है? कलेक्टर साहब के निर्देश है कि जो अनुपस्थित है उसको कारण बताओ नोटिस 1 दिन का वेतन रोका जाएगा उसका,
और इनके लिए विशेष रूप से रविवार के दिन ऐसे कर्मचारी जो प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे उनके लिए कल प्रशिक्षण दोनों पालियों में रखा गया है, वो आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। बालाघाट रेलवे स्टेशन में बंद पड़े वाटर कूलर को पुनः शुरू करने सहित कई लंबित मांगों को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा शनिवार को स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की मांग। आपको बता दें कि ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा गोंदिया से जबलपुर, मंडला, कटंगी, तिरोड़ी, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच लोकल ट्रेनों का परिचालन करने के रिजर्वेशन का समय रात्रि 10 बजे तक किए जाने और नगरीय क्षेत्र के सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने सहित वर्षों से लंबित मांग बताई गई। वाराणसी शहर के वार्ड नंबर 9 के बासिंदे इन दिनों बोड़ी तालाब की दुर्गंध से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण तालाब का जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण तालाब में डाली जा रही गंदगी बजा रही है, जिससे असहनीय बदबू आसपास के रहने वाले रहवासियों के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर आई है। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए स्थानीय जनों ने बताया कि यह परेशानी आज की नहीं, लंबे समय से है। हम इस परेशानी को झेल रहे हैं। कई बार वार्ड वासियों के साथ मिलकर पार्षद व नगर पालिका परिषद को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जतन नहीं किया गया। परेशानी ये कि तालाब में शहर का जो नली का गंदा पानी आता है उसकी निकासी नहीं होती, तालाबों पानी आकर सड़ता है और बदबू मारता है। आने वाला समय बारिश का है, जिसके कारण बहुत बीमारी होने का डर है, संक्रमण रोग होने का डर है। रात दिन आदमी सो नहीं पाता है बदबू के कारण। पूरे मोहल्ले भर में पूरे सब परेशान है। नगर पालिका बोलती कर देंगे, कुछ नहीं कर रही है। आपने बात की थी नगर पालिका से? नगर पालिका से कई बार बात कर चुके हैं, कई बार डीएम साहब के पास आवेदन वगैरह सब जाके दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। परेशानी तो आप यहाँ आकर देख चुके हैं। वैसे यहाँ पर कैमरा आपने लगाकर भी देखा क्या परेशानी है क्या नहीं है। यहाँ पर लोगों के घरों में जो बोर लगे हुए कुएं हैं उसमें जो गंदगी का आलम है वो इस पानी के जो आ रहा है यहाँ पर नालियों से, उसका जो सीपेज है वो सब कुओं में रहता है, इसमें रहता है, उसका जल स्रोत का साधन है ये। लेकिन यहाँ गंदा पानी जमा होगा तो उसके कारण घरों में भी जो बोर लगे हुए कुएं लगे हुए उसमें भी गंदगी का आलम मचा हुआ है। ये कौन सा तालाब कहलाता है भैया? ये बोड़ी करके तालाब कहलाता है। तालाब के कारण भैया परेशानी अभी से नहीं है, इसके पहले भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य प्रकार से यहाँ की कंप्लेंट दर्ज करा चुकी है। नगर पालिका में जानकारी दे दी गई है, लेकिन तालाब का कुछ नहीं। सौंदर्यीकरण के नाम पे लाखों रुपए की राशि का आवंटन पहले भी हो चुका है। लगभग 2 या 3 बार इसका सौंदर्यीकरण के नाम से राशि निकाल ली गई है, लेकिन सौंदर्यीकरण कुछ हुआ नहीं। हालत यह है, वार्ड नंबर 9 में पूरे शहर की गंदा पानी यहाँ आ रहा है। अन्य तालाब सूख गए हैं अभी गर्मी के, लेकिन ये तालाब नहीं सूखा है। लोगों का कहना है कि पानी अच्छा है, पानी के कारण नहीं, ये जो गंदा पानी जमा हो रहा है उसका स्टोरेज है और कुछ नहीं। तालाब नहीं है अभी, बोड़ी तालाब के नाम से जो राशि निकाल। वाराणसी नगर पालिका लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री सुमित मोटवानी ने बताया कि उक्त समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में नाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो तालाब से सीधा जोड़ा जाएगा ताकि तालाब की गंदगी बाहर निकल सके। मध्य प्रदेश शासन और उसके नुमाइंदे कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि फिर एक बार कहावत मध्य प्रदेश के भीतर चरितार्थ हो जाती है, एमपी अजब है, एमपी गजब है। दरअसल इस बार यहां अजब गजब का वाला मामला प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना सीएम राइज स्कूल में चरितार्थ होते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यह सारा अजब गजब का मामला जिले के लांजी तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर बोले गांव में हुआ है, जहां पर 2 हाई स्कूल को सीएम राइज का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन यह स्कूल सीएम राइज स्कूल बनाए जाने के मापदंड पर कहीं से भी खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा इस स्कूल को सीएम राइज बनाए जाने पर हर कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। दरअसल यह सब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बोले गांव में सीएम राइज स्कूल बनाए जाने के पहले किसी ने भी बारीकी से अध्ययन नहीं किया, या कहे कि शिक्षा विभाग के शिक्षाविदों की पूरी थ्योरी किसी दबाव के तले दब गई और उन्होंने बोलेगांव को सीएम राइज का दर्जा दे दिया और आज यह मजाक का पात्र बन गया। बोलेगांव के जिस स्कूल को सीएम राइज का दर्जा दिया गया है वह केवल 4 कमरों का स्कूल है। उस भवन में 9वीं और 10वीं की 2 कक्षाएं संचालित होती हैं। 1 से 8वीं तक के स्कूल नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात, बोलेगांव के अंतर्गत जिस हायर सेकेंडरी स्कूल को सीएम राइज का दर्जा दिया गया है वह पाथरवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेगांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इससे भी बड़ी कहानी यह है कि बोलेगांव सीएम राइज स्कूल के चयनित शिक्षकों का चयन जब किया जा रहा था तो हाई स्कूल तक की तो शिक्षा विभाग याद रही, लेकिन वह पाथरवाड़ा हायर सेकेंडरी को भूल गया।
नतीजा हायर सेकेंडरी के लिए किसी भी चयनित शिक्षक की पदस्थापना पाथरवाड़ा में नहीं की गई। यह तो रही शिक्षकों की पदस्थापना और शासकीय स्कूल बोलेगांव को सीएम राइज का दर्जा दिए जाने की जानकारी। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात यह है कि बोलेगांव सीएम राइज स्कूल के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नए एडमिशन नहीं लिए जा सकेंगे। इसकी बड़ी वजह पहले तो बोलेगांव से लेकर पाथरवाड़ा स्कूल में छात्रों की संख्या पूर्ण है, उनके अलावा अन्य छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। मतलब साफ है कि बोलेगांव स्कूल सीएम राइज तो बन गया, लेकिन नए भवन बनने तक पहले की तर्ज पर ही संचालित होते रहेगा। वहीं दूसरी ओर छात्रों के सामने एक परेशानी यह भी है कि यदि वे इस वर्ष सीएम राइज स्कूल बोलेगांव में पास हो गए तो उन्हें अगले वर्ष 10 किलोमीटर दूर पाथरवाड़ा हायर सेकेंडरी सीएम राइज स्कूल में अध्ययन के लिए जाना होगा। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बोलेगांव स्कूल का चयन सीएम राइज स्कूल के लिए कर तो दिया गया, लेकिन लांजी क्षेत्र के लोगों को नए भवन निर्माण होने तक सीएम राइज स्कूल का लाभ मिलते दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय पर जब हमने लांजी से लेकर बालाघाट तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली तो सभी ने एक ही स्वर में एक ही जवाब दिया कि सीएम राइज स्कूल के सारे निर्णय भोपाल स्तर से हो रहे हैं। जैसे आदेश आ रहे हैं उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है। हॉर्न बजाकर अपने परिचित को घर से बाहर बुलाना एक पुलिसकर्मी को उस वक्त महंगा पड़ गया जब हॉर्न की आवाज से परेशान कुछ युवकों ने पुलिसकर्मी पर पत्थरों से हमला कर उसे घायल कर दिया। अज्ञात युवकों के द्वारा किए गए इस हमले में घायल पुलिसकर्मी का नाम बूढ़ी गंगानगर वार्ड नंबर 13 निवासी 32 वर्षीय रविंद्र सिंह कुशवाहा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंद्र कुशवाहा जिला पुलिस बल रक्षित केंद्र में स्टाफ पुलिसकर्मी है, जो शुक्रवार की रात्रि करीब 8:30 बजे ड्यूटी के बाद अपने मोटरसाइकिल से वापस गंगानगर स्थित अपने किराए के कमरे में जा रहा था, जिन्होंने घर से करीब 100 मीटर पहले ही अपने परिचित कृष्ण कुमार पारदी नामक व्यक्ति के घर के सामने गाड़ी खड़ी की थी और कृष्ण कुमार पारदी को बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था, जिससे रेलवे पटरी के ऊपर शराब का सेवन कर रहे 4 से 5 युवक परेशान हो गए, जिन्होंने हॉर्न बजाने की बात को लेकर कहासुनी हुई और पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट जिले के मुक्की में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हॉक फोर्स के जवानों से मुलाकात और चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देने के लिए उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने हॉक फोर्स के जवानों से उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि वे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें, जिससे लोग नक्सलियों से न जुड़े और प्रशासन में उनका विश्वास बढ़े। सामूहिक वन प्रबंधन का भी प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हॉक फोर्स से स्थानीय युवाओं की भर्ती आवश्यक है। इसकी प्रक्रिया से संबंधित निर्देश भी पूर्व में दिए जा चुके हैं। इसी तरह आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का नक्सल नियंत्रण अभियान में सहयोग किए जाने की योजना पर अमल भी हो रहा है। हॉक फोर्स के जवान जिन स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां न्यूनतम जरूरतों का प्रबंध और सुरक्षा के प्रबंध आवश्यक है। इस संबंध में कोई कोर कसर या संसाधनों की कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हॉक फोर्स के जवानों को वर्ष 2018 से 6वें वेतनमान के अनुसार प्रोत्साहन भत्ते को 7वें वेतनमान में भी कायम रखते हुए दिए जाने से वे सहमत है। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया के पालन के पूर्व में निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सिंह, कलेक्टर बालाघाट गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, हॉक फोर्स के कमांडेंट आदित्य सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।